स्पीकर सर, देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। आज इस बजट के बारे में जो यहाँ पे कहा गया कि हम इतना बड़ा पैसा जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, वहाँ असली हकीकत ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कई हज़ार करोड़ की बिल्स जो हैं वो पिछले साल की पेंडिंग हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लायबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के अनुसार भारत में 2030 तक अमेरिका और चीन से भी आगे निकलने की उम्मीद है। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमने देश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी तो कहा था बहुत दिन पहले कि चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में सफर करेगा, लेकिन आज हालात ऐसे, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है, ये नीतियां हैं उसकी वजह से, कि गरीब आदमी सफर नहीं कर सकता है। गरीब आदमी तो ट्रेन में एसी के डब्बे में सफर नहीं कर सकता। इस तरह के हालात। चुनाव आयोग ने इस वर्ष 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। निर्वाचन आयोग द्वारा वीरपुर में एयर एम्बुलेंस भेजा गया था ताकि चुनाव के दौरान पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र में यदि जरूरत पड़ी तो इसका उपयोग किया जा सके। हम 2-3 MP हैं, एक मंत्री हैं, एक जेल में हैं, तो इसलिए हमें टाइम मिलना चाहिए अपनी बात कहने की। जहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले हमें तवक्का थी, हमें ऑनरेबल जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बात करती, वहाँ के MPs के साथ बात करती, वहाँ के ट्रेडर्स के साथ बात करती, और फिर ये बजट यहाँ पे आता। इसकी वहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है, और जो भी एक्सरसाइज की गई है वो ब्यूरोक्रेट्स की लेवल पे की गई है। ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले 7 साल से वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 10 साल से कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। हम एक ब्यूरोक्रेट्स की मर्सी पे हैं, उनके रहम व करम पे हैं। वहाँ करप्शन अपने अरूज पे है, वहाँ दफ्तरी तवालत अपने अरूज पे है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है। तो ये कितना बेहतर होता कि इन चीज़ों को देखने के लिए इस बजट को यहाँ पेश करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, अगर वहाँ के लोगों के साथ भी खुद इसका जायज़ा जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेती, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बजट को समझ सकती। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, लीगल गारंटीड MSP, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। इन्होंने संविधान का बार-बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर, कि ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए। हमारा देश का विभाजन हुआ, यहाँ से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया, और बाकी जो भी करना था कर लिया।
यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर, ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। 10 स्कीमें ऐसी है जिससे माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में फ़ायदा उठाती थी। उन स्कीमों को, चाहे वो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप हो, चाहे वो हमारी इसी तरह से दूसरी स्कीम्स है, पढ़ो प्रदेश, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, नया सवेरा, नया उड़ान स्कीम, स्पेम स्कीम जो थी हमारी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो था हमारा, या तो ये बंद कर दी गई है या 90% की ट्यून तक इनकी फंडिंग कम कर दी गई है। ये माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती है। ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ ना पढ़े, उनकी एजुकेशन के हवाले से ये एक जंग लड़ना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ इस पॉलिसी से बाज आए। जो माइनॉरिटीज़ पीछे रह चुकी है उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए, फंडिंग की जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए ताकि वो आए, इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करे और पढ़ लिख के अपने सही मुकाम तक पहुँचे। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। आपको ये बताऊं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, लेकिन वहाँ वो पिछले 6 साल से काम कर रहा है कि 7 साल से या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन वहाँ MRI की फैसिलिटी तक नहीं है। उस इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन में कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे क्रिटिकल स्पॉट्स जो थे उन पे फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत थी। उसके लिए यहाँ पे इस बजट में, जम्मू कश्मीर के बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। उस कस्बे की, उस पुराने, सबसे पुराने और मशहूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बाईपास बनाने की ज़रूरत थी। जो पहलगाम का टूरिस्ट स्पॉट है, जो अमरनाथ की यात्रा जाती है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। और इतना यात्री और इतने टूरिस्ट जब जाते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में घंटों जाम रहता है। उसके लिए भी इस बजट में इतने इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। मैं आपकी नोट्स में ये भी लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत अच्छा काम कर रहा था।
कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा था। अफसोस की बात है, परेशानी की बात है कि जिस तरह हमारी स्टेट ख़त्म की गई, इस तरह उस इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म की गई और आज उसको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है। और एक इंस्टीट्यूट जो एक पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर रहा था, वहाँ पे पूरे तरीके से काम मुतासर हो रहा है। हज़ारों पोस्टें वैकेंट हैं एक इतने बड़े एरिया में, जम्मू कश्मीर में, जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए लफ्ज़ यूटी तैयार नहीं, हम स्टेट की बात करेंगे। वो एक इंस्टीट्यूट जो है उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, उसकी ऑटोनॉमी भी ऑनरेबल चेयर ख़त्म कर दी गई है और इसके साथ साथ वहाँ की हालत ये है कि मुलाजमों को पेंशन नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बड़े वसूख से इस सारे हाउस की नोटिस में ये मामला लाना चाहता हूँ। जो वहाँ की असली हालत है वो यहाँ सबको पता लगनी चाहिए। जम्मू में आपने एक एम्स बनाया है, आपने उसकी शुरुआत की है, उस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन कश्मीर के इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ख़त्म करके वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के, वहाँ पे सर इस बजट में उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। होना ये चाहिए था कि जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लिए PMGSY में, PWD में, जल शक्ति में, इन महकमों में ज़्यादा एलोकेशन की जाती। वहाँ सड़क, वो मेरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, वहाँ इतनी बुरी हालत है सड़कों की, वहाँ उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। स्टेट की जो एलोकेशन हो रही है वो उस बुनियाद पे नहीं हो रही है जहाँ पे ज़रूरत है। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि एक हाउस कमेटी बनाइए, देखिए जो वहाँ पे बीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के। मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, मैंने उनको ये भी कहा कि BRO की कारकर्दगी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। एक 220 किलोमीटर का स्ट्रेच है जम्मू से पुंछ तक का, उसकी बुरी हालत है। हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो नहीं चल रहे हैं, सरकार की नाअहली की वजह से वो नहीं चल रहे हैं। उल्टा बहुत ज़्यादा बिजली फ़ीस जो है वहाँ पे बढ़ाई गई है और बिजली की फ़ीस वसूल करने के लिए FIR लगाए जा रहे हैं। हम एक जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, एक बिजली फ़ीस पे अगर आप किसी के ख़िलाफ़ FIR लगाओगे, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। ट्राइबल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मैं जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुआ, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना उसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है, ना जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ भी कहा गया है, कोई उसके लिए पैसा नहीं रखा गया है। और मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता है इस सरकार में कि ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए क्या हो रहा है। कोई ये हमें बताए कि ट्राइबल का पैसा आया तो कोई 4 किलोमीटर की सड़क बनी क्या, कोई हॉस्पिटल बना उनके लिए, कोई स्कूल उनके लिए बना। लेकिन पब्लिसिटी इतनी दी जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री की लेवल पे हो, ख़ास तौर पे स्टेट की लेवल पे। सच तो ये है सर कि जो ट्राइबल, जो गरीब जंगल की ज़मीन में रह रहा था, जिसके लिए ये कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक़ मिलेंगे, उनको वो 5 या 10 मरला या 1 या 2 कनाल ज़मीन जिस पे वो बैठते हैं उसके मलकियत के हकूक़ दिए जाएंगे, उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देता है। वो कहता है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राइबल जहाँ बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो जो PMAY केस लेने वाला बेचारा गरीब है, उसको आज अपने मकान के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है जहाँ पे वो 20 साल से रह रहा है, और जो दावे हो रहे हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, सियासी तौर पे हों, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हों, फंड्स के लिहाज से हों, डेवलपमेंट के लिहाज से हों, बेरोज़गारी से के हवाले से हों, ये चीज़ें जो हैं ये दूर होनी चाहिए। दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। अगर वहाँ टूरिस्ट जा रहा है
तो उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो ये बेचारा उसको पेशेंट है। एक मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अगर मुझे इतना किराया रोज़ देना पड़ेगा, आप जो मुझे दे रहे हैं वो तो 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी एयरलाइंस पे कंट्रोल नहीं है, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर और ये रूट है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पे जो मर्ज़ी है जिस एयरलाइंस की जो किराया वो मुकर्रर करे वो करती है, लेकिन वहाँ पे किसी इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जा रहा है। भारत के विमानन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के अनुसार भारत में 2030 तक अमेरिका और चीन से भी आगे निकलने की उम्मीद है। इसके कारण भारत में विमानन क्षेत्र में एयरलाइंस के एक आकर्षक बाजार बन जाएगा। पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए देश में बुनियादी ढांचा और सुदृढ़ होगा। अतः महोदय, इन सब से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के आर्थिक तरक्की में विमान क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ छोटी पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है और 2.5 घंटे इंतजार का मौका मिल रहा है। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय था कि आप में भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आज आपकी सरकार है, आपको तीसरी चौथी बार मौका मिला है। अगर हम लोग भी ज्ञान की कमी थोड़ी है किसी में, ऐसा तो रानी के पेट से ही राजा पैदा होता है या कोई माँ के पेट सीख के आता है। हम तो संघर्ष करके आए 15-15 साल। तो जब हमें मौका नहीं मिलेगा, अपनी बातें रख पाएंगे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी। मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर कि उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया है। क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पे है। गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया। ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला। अब भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हमारे क्षेत्रों में काम कराने का। धन्यवाद।